टाइडल एनर्जी, ज्वार की जो ऊर्जा है वो क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि लो टाइड और हाई टाइड आता है, गुरुत्वाकर्षण का जो बल लगता है आपके चंद्रमा के द्वारा, उसके डिफरेंस से जो लो टाइड और हाई टाइड का डिफरेंस जनरेट होता है, उससे आपकी टाइडल एनर्जी जनरेट होती है। इसी तरीके से वेव एनर्जी जनरेट होती है या लहरों की ऊर्जा। ये कैसे होती है? जो लहरें बहुत तेज हवा की वजह से आपके समुद्र के तट पर आके टकराती हैं, उन लहरों में ये वेव एनर्जी जनरेट होती है। इसी तरीके से ओशन थर्मल एनर्जी की हम बात करते हैं। ओशन थर्मल एनर्जी क्या है? पानी के ऊपर की सतह पे सूर्य की किरणों की वजह से तापमान ज्यादा रहता है, जबकि जो गहरी सतह है पानी की, वहां पर तापमान कम रहता है। तो ये जो तापमान का डिफरेंस है, इसकी वजह से ओशन थर्मल एनर्जी जनरेट होती है। जो सतह पे तापमान है वह अमोनिया को बॉईल कर सकता है, और ये जो अमोनिया बॉईल हो रहा है, इससे एक टरबाइन रोटेट हो सकता है, और वहां पर जो रोटेशन हो रहा है, वो जो ठंडा पानी नीचे से पंप हो रहा है, वो इस वेपर को लिक्विड बनाने में मदद कर देता है, और फाइनली यहाँ पर एनर्जी जनरेशन हो जाता है। पर कॉमर्शियली वायबल नहीं है अभी तक। इसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, पर अभी तक रिसर्चेस डेवलपमेंट में है कि इसको किस तरीके से कॉमर्शियली रूप में वायबल बनाया जा सकता है। जियोथर्मल एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या हुआ, चट्टानों के बीच बीच में पिघली हुई चट्टानें हैं, जहां पर जैसे ही पानी पहुंचता है वो वाष्प बन जाता है और वो छोटे छोटे छिद्रों से बाहर आने की कोशिश करता है। तो वहां पर हॉट स्प्रिंग्स जनरेट होते हैं, और इन हॉट स्प्रिंग्स की वजह से क्या होगा, वहां पर आपका अगर उससे एक पाइप कनेक्ट करके उस पर टरबाइन लगा दिया गया है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होने की क्षमता रखता है। न्यूजीलैंड में, आपके भारत में मणिकरण में कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर जियोथर्मल एनर्जी को काम में लिया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी दो तरीके से काम में आती है, या तो हम फिजन रिएक्शन बोलते हैं या फ्यूजन। फिजन का मतलब होता है एक बड़ा पार्टिकल छोटे हिस्सों में टूटेगा, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। दूसरी तरफ फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसमें दो छोटे पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाएगा। तो यहाँ पर हम अलग अलग रूप से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जब हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की बात करते हैं, तो जितने भी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस हुए न्यूक्लियर दुनिया में, हम समझ सकते हैं जब विश्व युद्ध हुए थे तो न्यूक्लियर बम बना, और इन सब में फिजन टेक्नोलॉजी काम में ली गई। फ्यूजन टेक्नोलॉजी अभी तक हमने वायबली काम में नहीं ली है। जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, चाहे तारापुर का हो, चाहे काकरापारा का हो या कायगा का हो भारत में, ये सभी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पे आधारित है। शुरुआती तौर पे जैसा कि हमने बोला, डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी काम में ली गई थी, तो इसको बहुत अच्छा नहीं माना गया था, पर बाद में धीरे धीरे न्यूक्लियर एनर्जी दूसरे पर्पसेस के लिए काम में आने लगी। न्यूक्लियर बम की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बम में क्या होगा, फ्यूजन रिएक्शन होगा, पर दूसरी तरफ जहाँ न्यूक्लियर बम होगा वहाँ फिजन रिएक्शन होगा। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी आपकी जनरेट हो रही है, चाहे वो यूरेनियम से हो रही है या प्लूटोनियम से हो रही है, जो उसका कोर हिस्सा है, उसके आसपास आपका लिथियम या ड्यूटेरियम की लेयर है। अब जब उसका भीतर का तापमान 10⁻⁷ केल्विन पे पहुंच जाता है कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स में, और वह बहुत अत्यधिक रूप में एनर्जी या ऊर्जा उत्पन्न कर पाता है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर रिएक्शन हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब जो भी एनर्जी है, जो भी ऊर्जा के स्रोतों की हमने बात की, यहाँ पर पर्यावरण की कंसर्न्स बहुत प्रमुख हैं। ज़्यादातर जीवाश्म ईंधन या थर्मल पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो रहा है, ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एसिड रेन जिसकी वजह से होता है, जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स के कारण नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड उत्पन्न होता है, जिससे आपकी एसिड रेन होती है। तो निश्चित तौर पे क्या करना ज़रूरी है, स्वच्छ फ्यूल्स की तरफ जाना जरूरी है। सोलर एनर्जी एक बहुत अच्छा साधन माना गया है, पर सोलर एनर्जी हमें दिखने में ऐसा लगता है कि सोलर एनर्जी से कोई एनवायरमेंटल नुकसान नहीं हो रहा है, पर निश्चित तौर पे जहाँ पर सोलर एनर्जी के पार्ट्स की असेंबली हो रही है वहाँ पर तो एनवायरमेंटल डैमेज हो ही रहा है। तो हमें इस चीज़ के लिए बहुत कॉशियस होना पड़ेगा या बहुत सतर्क होना पड़ेगा कि किस चीज़ का प्रभाव किस चीज़ पर कितना गहरा पड़ रहा है। अब क्या क्या सोर्सेज हैं जो डिप्लीट हो रहे हैं और क्या क्या सोर्सेज
सोर्सेज हैं जो रीजनरेट हो सकते हैं। जो सोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं उनको हम एग्जॉस्टेबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल। जो सोर्सेज रीजनरेट होते रहते हैं उसको हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं, और ये कंटिन्यूअस और रिपीटेटिव एनर्जी जनरेट करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी